नमस्कार साथियों, मैं अक्षयवीर एक बार फिर से आपके साथ में हाजिर हूँ रिच डैड पुअर डैड किताब को लेकर। और साथियों, ये वीडियो आज का थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए, और दूसरा रीज़न कि जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि हम सिर्फ किताब आपको पढ़ के नहीं सुनाने वाले। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसको समझेंगे, सुनेंगे, तब जाके किताब पढ़ने का दोस्तों फ़ायदा होगा। तो साथियों, पिछले अभी जो हम सबक पढ़ रहे थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जो पहला सबक है, तो उसमें हमने अब तक देखा है कि माइक और रॉबर्ट जो कि लेखक है, ये दोनों माइक के पिताजी के पास गए हैं क्योंकि पैसा कैसा कमाना है ये लेखक को और माइक, उनके दोस्त माइक को माइक के पिताजी से सीखना है। तो वही अभी यहाँ से उनकी बात शुरू होती है दोस्तों। माइक के पिताजी कहते हैं, मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। अभी दोस्तों आने वाली लाइन थोड़ी मज़ेदार है, इसको आप समझिए, मैं भी आपको सुनाऊंगा। और एक बार माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी डैडी अभी फ़ोन पर है और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। साथियों, मैं यहाँ पे अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है साथियों। इतना थोड़ा समझिए कि यहाँ पे अभी लेखक उनके दोस्त माइक उनके घर गए हैं, जो कि उनके माइक के पिताजी बिजनेसमैन हैं। तो अभी इससे पहले की जो मैंने आपको कहा था, पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि उनका जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहाँ से जा रहा था, मतलब उनकी खुद की कंस्ट्रक्शन की कंपनी है साथियों। ये इस बात से हमें समझ में आता है। और फिर भी साथियों, मैं इस बात पे जोर देकर आपको बता रहा हूँ कि फिर भी लेखक ने उनके घर का जो वर्णन किया है उससे हमें साफ पता चलता है कि उनका घर मतलब पुराने, बहुत पुराना हो चुका है। ऐसा घर है, फिर भी साथियों उन्होंने ना घर बनाया है अभी तक, ना मतलब ये यहाँ तक इससे हमें ऐसा समझ में आ रहा है। तो मुझे साथियों आपको यही बात समझानी है कि कभी भी साथियों इनकम सोर्स बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग अगर खाली सिर्फ अपने खर्चे बढ़ाने जाएंगे, तो अगर आपका इनकम खाली तनख्वाह है या आपका सैलरी आती है, आपको सिर्फ अगर वही एक ही आपका इनकम सोर्स है, तो आपके खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए साथियों, घर गाड़ी बंगला ये सब तो चीज़ें आने वाली है, ये आज ना कल तो आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो आपके इनकम सोर्स है, जो आपके कमाई का ज़रिया है, वो सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, वो आपके इनकम सोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। ये मुझे आपको यहाँ पे बताना है और समझाना है साथियों। जब मैं सैकड़े लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा थी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहना था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। साथियों, यहाँ पे एक छोटा सा हल्का पॉइंट बताऊंगा आपको। निरीक्षण निरीक्षण कितना इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। ये लेखक जबकि अभी ये बात बता रहे, तो वो टाइम पे उनकी उम्र जो है 9-10 साल के आसपास थी। और जब लेखक ने भी ये किताब लिखी, और तब तो उनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई होगी। लेकिन फिर भी साथियों, उन्होंने जो उनके जो दोस्त के पिताजी के ऑफिस में जो मजदूर बैठा था, उसके कपड़ों का भी बारीक से बारीक निरीक्षण उन्होंने वो टाइम पे करके भी उनको याद है। तो निरीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साथियों। हम जहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, आजू बाजू में अपने क्या चीज़ें हो रही है, ये सब पे भी साथियों अपनी बारीक नज़र होनी चाहिए। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं
और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वो मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर है। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर गौर कीजिए साथियों, उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। मतलब देखिए साथियों, इस जो माइक के पिताजी है, इनके एक साथ कितने बिजनेस है या कितने इनकम सोर्स है, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है साथियों। बिजनेसमैन साथियों, माइंडसेट इनका है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये किताब बहुत नॉलेजेबल है, बहुत। जितना हम इसे समझेंगे बारीकी से, उतना ही हमें आने वाली ज़िंदगी में ये काम आएगी साथियों। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं कुर्सी के पिछले दो पैरों के सहारे टिका बैठा था। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफ़र देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह मेरा ऑफ़र है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों ये, कि मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कोई फ़ैसला लेने में, या अगर अर्जेंट कोई फ़ैसला लेना है तो हम वो टाइम पे नहीं ले पाते। लेकिन साथियों, इसलिए लेखक ने यहाँ पे बताया कि मौके आते हैं और चले जाते हैं, तो जब मौका आए तो उसे पकड़ना भी हमें आना चाहिए। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने भी कहा। मंजूर, माइक ने भी कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट के बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं
मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आती है जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी परंतु वे कड़ी मेहनत पर विश्वास करती थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपर एट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी। हवाई मतलब साथियों वो उस शहर का नाम होगा जहाँ पे अभी बता रहे लेखक की एयर कंडीशनर वो टाइम पे नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर्स के दोनों दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बारा भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चली जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3-3 छोटे सिक्के डाल देते थे। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। साथियों, असली सबक अब यहाँ से शुरू होगा। गौर से सुनिएगा साथियों। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचता था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है साथियों। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग की गई है या फिर हमारे साथ नाटक किया गया है। इसलिए साथियों कभी भी गुस्से में आकर कोई भी गलत निर्णय ना ले। उस चीज़ को समझे क्या हुआ एग्जैक्टली, फिर उस पर रिएक्ट करें। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूँ, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराए और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं बैठ सकूं।
45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहाँ से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा रहा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। लेखक का क्या उस टाइम पे मनस्थिति हुई है, ये इस बात से समझ में आ रहा। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बात कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे आमिर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बेनुमा ऑफिस में आ जाऊं। आमिर डैडी ने अपने ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तो तुम काम छोड़ रहे हो, है ना। देखिए साथियों, सामने वाला बात करने से पहले ही माइक के डैडी ने, मतलब जो बिजनेसमैन है, उन्होंने सामने वाले की बात समझ ली। बहुत भाई, बहुत सही। हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज हैं। जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं, आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। और मेरे डैडी अपने कुर्सी पर पीछे झुक गए, अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू कर रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हैं जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बात कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, परंतु ज़िंदगी में तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के ज़रिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण साथियों पैराग्राफ है, जिसमें कि बताया है कि ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि कोई आके हमें बताएगा, कोई सिखाएगा, तब हम समझेंगे। ऐसा नहीं है साथियों। जहाँ लेखक ने जो यहाँ पे लिखा है कि ज़िंदगी ज़िंदगी में वक्त ही तुमको सिखाता है, ज़िंदगी तुमको सिखाती है। बात बात पे तुम कोई काम कर रहे हो, जब कोई करियर चूज़ कर रहे हो, ज़िंदगी तुमको बार बार ठोकर मारेगी साथियों। तो आपको वही शांति से, आपको वही समझना है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है।
आपको निर्णय लेना आना चाहिए साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने अपने आप से पूछा। ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बात करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। देखिए साथियों, लेखक ने मतलब उस अमीर डैडी जी ने कहते हैं उनको पागल तक समझ लिया, इतना ये हद तक मतलब लेखक गुस्सा हुए ये टाइम पे। अगर तुम ज़िंदगी के सबक को सीखना चाहते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्हें टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्या सुलझा दे। देखिए साथियों, यहाँ पे हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं इस बात का कि हमको भी बहुत बार लगता है साथियों कि ऐसा कोई मैजिक हो, चमत्कार हो, जादू हो जाए कि बस आपकी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन देखिए बस साथियों, आपको मैं सीधे एक बात बताता हूँ कि आपको वो चाहिए जो आज आज तक आपको नहीं मिला है, तो आपको वो करना होगा जो आज तक आपने किया नहीं। देखिए साथियों, अगर सपनों को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, दौड़ना तो पड़ेगा साथियों। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारे आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़र झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। समझ गए साथियों? जब पूरी बात हमें समझ में आती है या फिर यहाँ पे अभी लेखक को भी समझ में आए तो उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगा कि जब गुस्से में वो थे तो उनका वो आमिर डैडी के लिए क्या उनके विचार थे, और जब उन्हें पूरी बात समझ गई, किसकी गलती है किसकी नहीं ये समझ गई, तो उनका क्या विचार हो गया। आमिर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी भर हर थपेड़े का सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी। परंतु सच बात यह है कि आपने ज़िंदगी में थप्पड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जितना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर तभी नज़रें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते।
तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक यह कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असल ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते-बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और आप कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अब मेरे डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए ज़ोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादातर समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही न बदले। मैं तुम्हें यह बता दूँ कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है कि हम खुद को बदल लें। देखिए साथियों, अभी लेखक ने किताब लिखी है, लेखक के अमीर डैडी ने ये जो बातें बताई है, तो ये जब दोस्तों बड़े लोग या बिजनेसमैन या फिर जो सक्सेस हुए लोग रहते हैं, जब ये कोई चीज़ या कोई बात बोलते हैं तो वो ऐसे हवा में नहीं होती साथियों। उनका उसके पीछे उनका मतलब कितने बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है, उनकी नॉलेज रहती है, तब जाके साथियों एक चीज़ निकल के आती है। तो ये अभी जो यहाँ पे लेखक के अमीर डैडी बोल रहे हैं कि दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है हम खुद को बदल लें, तो इस पर भी गौर करना चाहिए हमें साथियों। और इस बात का गौर करके मतलब हमें खुद को भी बदलना चाहिए। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आप मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया है, मैंने शरारत भरी मुस्कान से के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप है ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाता है? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, तो मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं, जहां उन्हें बहुत बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा, 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी ने कहा, यही बाकी के लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे बेशकीमती नज़रिया दिया, जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ज़िंदगी भर पैसे की तंगी में से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। और मेरे डैडी ने बार बार मुझे यह नज़रिया याद दिलाया, जिसमें मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, अमीरों के लिए
पैसा काम करता है। मैं वापस दोहराऊंगा साथियों, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मतलब देखिए, गौर फरमाइए साथियों। हाँ, आप और मेरी तरह जो गरीब या मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग जो है, तो अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो इस बात को हम अभी आगे जानेंगे। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह मैं उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि मैं तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। और यही अच्छी तरह देख लो कि इसमें से बहुत से दूसरे लाभ हो। मेरे अमीर डैडी यह चाहते थे कि मैं यह सीख लूँ कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इसे अपने लिए काम करवा सकूँ। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसे खुशी खुशी काम करते रहते, तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हुए हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए, मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादातर पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादातर कर्ज में डूब जाएंगे। बारीकी से समझिए साथियों, ये किताब मतलब सिर्फ किताब नहीं है, कितना बारीक डीपली नॉलेज है इसमें। अभी हमें भी आगे आने वाले भी पार्ट में हम देखेंगे कि मतलब हम, जाहिर सी बात है, जो आप हम सोचते हैं कि अगर ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी तो भाई हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, हमारी दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लेकर के मेरे डैडी कह रहे हैं कि यह साफ साफ मतलब गलत है, या फिर ये मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है कि तुम्हें अगर सैलरी बढ़ा के मिले तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तुम इसमें तो उलट बताया कि तुम वो और कर्जे में डूब जाओगे। तो कुछ तो साथियों इसका लॉजिक होगा। तो यही हम अभी आगे देखेंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यही है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते, मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए तुम्हें उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। क्या हर कोई यह सीखना चाहता है, मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने
त्योरियां चढ़ाकर कहा, उसकी चिंता फिलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाने का डर, इस बात का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे के लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है, मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ और जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वायदा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठकर भी सिखाया है, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुना कर लो तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा कि यह काफ़ी नहीं है। मुझे यह लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह का चेक देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। आपका मतलब यह है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा करती क्यों है? टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप काम करते हैं तो टैक्स लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा, परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। देख लीजिए साथियों, यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते हैं मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर में शांत हो गए। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानना चाहता कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 सालों के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसी की वजह से यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को भी नहीं पढ़ते हैं। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है? मैंने विचलित होकर पूछा।
आमिर डैडी ने कहा, देखो पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, कोई व्यवसाय सिखाना नहीं चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुमने अब भी सीखने की जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने कहा, अच्छा अब काम पर वापस जाओ, और इस बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले बात कर ली है, वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, मैंने चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से न निकाल दूँ। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यही उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। देखिए साथियों, अभी यहाँ पे आमिर डैडी ने जैसे कहा कि अभी वो लेखक को जो पहले 10 सेंट देते थे प्रति घंटे के हिसाब से, अभी वो भी नहीं देंगे। साथियों 10 सेंट उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे लेखक को काम करने के बदले में, कुछ तो रीज़न होगा। बहुत बड़े हैं साथियों, इस किताब में बहुत कुछ सीखने वाला है, हम सीखेंगे आगे। आमिर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया, और एक दिन तुम बहुत अमीर बन जाओगे। मतलब देखिए साथियों, जो यहाँ पे लेखक को लग रहा है कि जो पहले उनको 10 सेंट मिल रहे थे तो वो भी आमिर डैडी ने उनके बंद करवा दिए। लेकिन आमिर डैडी को पता है कि यह लेखक के लिए एक मौका है, तो वही आमिर डैडी बता रहे कि भाई ये एक मौका है और एक दिन तुम इसके लिए मुझे धन्यवाद दोगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। आमिर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो। साथियों दोस्तों, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। साथियों, तो मैं अब यहाँ पे रुकना चाहूँगा। और अभी तक जो हमने पढ़ा साथियों कि कैसे लेखक ने 10 रुपये प्रति घंटे के 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम शुरू किया, तो काम करते करते लेखक को मतलब वापस बोरिंग हो गए, या फिर काम उनको भी पसंद नहीं था लेकिन वो मजबूरी में कर रहे थे। लेकिन काम करते करते आखिरकार जब हम कहते हैं हम लोग के गले से पानी ऊपर चला गया, तो जैसी जब ऐसा जब लेखक के साथ हुआ तब उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करा, और जो उन्होंने रिएक्ट किया, उनको जो आमिर डैडी पे गुस्सा हुआ था, आमिर डैडी ने कितने शांति से, कितनी चालाकी से उनके गुस्से को भी शांत किया, और उनको जो ये काम करवाने के लिए कहा था उसका रीज़न भी बता दिया। और आमिर डैडी ने यह भी किया समझाया कि किस तरह से
लोग अपना गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह मेरे डैडी ने यहाँ पे समझाने की हमें कोशिश की है। तो इसी के साथ साथियों मैं आपकी इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।